जापान की बहुत ही डिलिशियस रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ और हमारा आइकॉनिक YFL ब्लैक बोल अब अवेलेबल हो गया है और साथ ही में हमारी YFL होम की ब्रास मसालादानी अवेलेबल हो गई है। लिंक्स नीचे मेंशन कर दिए हैं, प्रोडक्ट भी आपको नीचे दिख जाएगा और यू कैन जस्ट विजिट yflhome.com टू चेक इट आउट एंड बाय वन फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। म्यूजिक। What's up guys, संजोत कीर here, welcome to YFL। रिसेंटली मैं जापान गया था अपनी वाइफ के साथ और वहाँ पर हमने उनका बहुत सारा क्विजीन जो है वो एक्सप्लोर किया, ट्राई किया और सारी चीज़ें बहुत डिलिशियस थी। बहुत सारे टाइप के रामेन ट्राई किए, ओकोनोमियाकी, टाकोयाकी, सुशी ट्राई की और बहुत सारे टाइप के गियोज़ा ट्राई किए। और आज मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपी जो गियोज़ा है वहाँ से, जो मैंने बहुत वहाँ पर अच्छे से ट्राई की, एक्सप्लोर की, उसी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब गियोज़ा होता क्या है? गियोज़ा बेसिकली डंपलिंग होता है। मोमो आपको पता है, मोमो तो हम सब बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं यहाँ पर इंडिया में। वैसे ही जापान में जब डंपलिंग्स बनते हैं उसे गियोज़ा कहा जाता है। अब डंपलिंग्स अलग अलग क्विजीन्स में बनाए जाते हैं, जैसे चाइना में, जापान में, कोरिया में, इंडिया में, और इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे चाइना में जैसे डिमसम बुलाया जाता है, जापान में गियोज़ा, इंडिया और नेपाल में मोमो, कोरिया में मांडू, ऐसे अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। बेसिक जो इसका प्रीमाइस होता है वो सिमिलर होता है, बट कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है इसके इन्फ्लुएंस की वजह से। जब वो चीज़ वो एक कंट्री में पहुंचती है, उसका इन्फ्लुएंस, वो कंट्री का इन्फ्लुएंस, वहाँ के इंग्रेडिएंट्स का इन्फ्लुएंस उस पर पड़ जाता है। वैसे ही जापानीज़ गियोज़ा जो होते हैं वो ट्रेडिशनली जो है वो पोक मीट और नापा कैबेज के कॉम्बिनेशन से उसकी फिलिंग बनाई जाती है। लेकिन आज मैं जो रेसिपी बना रहा हूँ वो चिकन से बना रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में हम चिकन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ये तो हो गई फिलिंग की बात। इसका लेकिन जो कुकिंग वाला पार्ट है ना, जैसे इसको पकाया जाता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है और वो काफ़ी अलग होता है। जैसे इसको पहले हाफ पैन फ्राई किया जाता है, नीचे से तवे पर डाल देते हैं या पैन में डाल देते हैं और एक बार उसको नीचे से क्रिस्प होने तक पका लेते हैं। और बाकी की जो कुकिंग है वो स्टीमिंग प्रोसेस से होती है। एक स्लरी, एक घोल बनाकर इसमें डालकर इसको ढक देते हैं और बाकी का जो ऊपर का जो डंपलिंग है वो स्टीम होकर पकता है। तो नीचे से क्रिस्पी, ऊपर से स्टीम। और वो जो घोल बनाते हैं उसमें मैदा होता है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो नीचे एक क्रिस्प सा लेयर बन जाता है और वो क्रिस्पी लेयर जो है उसकी वजह से सारे डंपलिंग जो है आपस में जुड़ जाते हैं और वो क्रिस्प लेयर के साथ ही इसको सर्व कर दिया जाता है। वो जो एक स्कर्ट बनती है, इसके विंग्स कहते हैं, वो बन जाते हैं और उसके साथ इसको सर्व करते हैं और वो एक एडिड टेक्सचर इसमें ऐड कर देता है जो एकदम क्रिस्प लगता है और बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है, आप अपने घर पे बनाते हो, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जब भी मैं नई रेसिपीज़ अपलोड करूँ आप तक मेरी रेसिपीज़ आसानी से पहुँच जाएँ। अब सबसे पहले गियोज़ा बनाने के लिए इसका रैपर बनाना है, जो बाहर की कवरिंग है उसे बनाना है, उसका डो लगाना है। वो कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 2 कप मैदा, 1 चुटकी नमक और 1 टेबलस्पून तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल ऐड करके हल्का सा मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने 140 ml पानी लिया है। पानी आप वार्म ले सकते हैं। इसको आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐड करना है और ऐसे आपको इसे मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पर एक वुडन स्पैचुला का पिछला हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ इसको मिक्स करने के लिए। एक बार आपने इसे मिक्स कर लिया है तो बस आपको जो आटा है उसमें पानी को सोख होने देना है और इसको हल्का सा कंबाइन कर लेना है कि ये जुड़ जाए आपस में। एक बार इसको आपने कंबाइन कर लिया, ये इस तरीके से जुड़ जाए, आपको करना ये एक प्लास्टिक रैप से इसको रैप कर लेना है और इस स्टेज पर इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट होने रख देना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस तो एकदम सिंपल है। आपने देखा कि मैंने आटे को बस कंबाइन करके रेस्ट होने रख दिया है। इसका रीज़न ये है कि इस स्टेज पर अगर आप गूंदने जाएंगे आटे को तो आप इसको गूंद नहीं पाएंगे, आटा ढला नहीं होगा। पानी हमने कम डाला है क्योंकि हमें एक सख्त डो इसका बनाना है कि हमारे जो रैपर बनेंगे गियोज़ा के वो आसानी से हम शेप कर पाएँ और जब फिलिंग करेंगे तो ये फटे नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपने और एक चीज़ नोट की होगी, तो मैंने इसके अंदर सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल ऐड किया है। तो तिल का तेल इसके आटे में भी ऐड किया जाता है और फिलिंग में भी ऐड किया जाता है। तो ये एक एडिशन होती है गियोज़ा के अंदर। दूसरी और एक चीज़ है कि जापान में जब इसका आटा गूंथते हैं तो इसमें गर्म पानी ऐड किया जाता है ठंडी के मौसम में, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है इसको गूंदने में। हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो यूजुअली गर्म रहता है, तो रूम टेम्परेचर पानी से भी गूंदेंगे तो चलेगा। अगर ठंडी जगह पर हो तो वार्म वाटर या हॉट वाटर यूज़ कीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी आटे को गूंदने में। एक बार 15 से 20 मिनट हो जाए,
आटा थोड़ा सा ढल जाए, उसके बाद इसे हमें 7-8 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है। वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो डो हमारा लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट हो चुका है। इसका रैपर निकाल के इसको भी आपको गूंदना है। तो गूंदना कितना है, 7-8 मिनट के लिए गूंदिए इसको अच्छे से, ताकि इसका जो सरफेस है डो जो है थोड़ा सा मुलायम हो जाए और सरफेस थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। तो अच्छे से इसको गूंदना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेची नहीं होगा ये डो, क्योंकि पानी हमने कम डाला है। तो बस इसको अच्छे से गूंदते रहिए जब तक कि आपको लगे कि आटा हमारा थोड़ा सा मुलायम हो गया है और इसका सरफेस स्मूथ हो गया है। एक बार आपका डो इस तरीके से स्मूथ हो जाए, फिर से इसको रैप कर दीजिए और आधे घंटे के लिए यहाँ पर अभी फिर से इसको रेस्ट करना है, ताकि हम आसानी से इसके रैपर्स जो है वो बना पाएँ। तो आटा हमारा गूंद कर तैयार हो गया है। अभी इसको सेकेंड रेस्टिंग इसके लिए दे रहे हैं कि फिर से हमने इसको नीड किया है, गूंदा है, तो फिर से ये डो जो है वो टाइट हो जाएगा। तो इसको हल्का सा हमको फिर से ढलाना है, जिसके लिए आधा घंटा मोर देन इनफ है। खाली एक चीज़ का ध्यान देना कि आटा बनाकर 2-3 घंटे तक नहीं रख देना, नहीं तो ये काफ़ी ढीला हो जाएगा और इसके रैपर्स जो हैं वो आप आसानी से नहीं बना पाओगे। तो बस 20 to 30 मिनट्स, उसके बाद इसको आपको बेल कर इसके रैपर्स तैयार कर लेने। तो उसको टाइम आप सही तरीके से कर लेना। अब जब तक ये जो आटा है वो आधे घंटे के लिए रेस्ट हो रहा है, तब तक इसकी फिलिंग कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम्स चिकन थाई और 150 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट लिया है, यानी कि 300 ग्राम चिकन लिया है। आप सिर्फ थाई या चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें बस छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, ताकि चॉपर में इसे ग्राइंड करने में आसानी हो जाएगी। अब ये कटे हुए चिकन को एक चॉपर में ऐड कर देना है और आपको इस चिकन को मिन्स कर लेना है, यानी कि पीस लेना है। पीस के एकदम पतली सी पेस्ट नहीं बनानी है। हल्का सा अगर दरदरा भी रह जाए आपका चिकन तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हो, मैंने अभी चॉपर में चिकन को पीस लिया है। आप इसे चाकू से भी इस तरीके से इसका कीमा कर सकते हैं। इसे अभी आप साइड पे रख दीजिए। अब यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी को उबालने रख दिया है। पानी को उबाल पे ले आइए। इसमें अभी मैं आधी कैबेज यानी कि पत्ता गोभी ऐड कर रहा हूँ। ट्रेडिशनली नापा कैबेज ऐड की जाती है, बट इंडिया में बहुत आसानी से मिलती नहीं है। अगर आपको आसानी से मिल जाए तो नापा कैबेज यूज़ कीजिए, नहीं तो पत्ता गोभी भी यहाँ पर एब्सोल्युटली परफेक्टली आपको चल जाएगी। बस आपको यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट तक इसको बस ब्लांच करना है। एक बार ये ब्लांच हो जाए इसको निकाल लीजिए। निकाल कर इसको आइस कोल्ड पानी में ठंडा कर लीजिए कि ये ओवर कुक ना हो और एकदम लिम्प नहीं हो जाए। एक बार ये ठंडी हो जाए इसको निकाल कर अभी आपको इसे चॉप कर लेना है। तो आप देख सकते हो बीच में से मैंने इसका जो कोर है वो निकाल लिया है। इसको भी फाइनली श्रेड कर दीजिए। श्रेड करने के बाद इसको इसे इस तरीके से चॉप कर लीजिए। ये आप देख सकते हो कैबेज को मैंने कट कर लिया है, इसे भी साइड पे रख दीजिए। अब जो चिकन हमने मिन्स किया था उसे एक बोल में आपको ट्रांसफ़र कर देना है। साथ ही में 2 इंच अदरक आपको ग्रेट करके ऐड करना है। 7 से 8 लहसुन की कलियां ग्रेट करके ऐड करनी है। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस और 3 टेबलस्पून सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल ऐड करना है। अब ये सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक आपको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से फेंटना है कि जो चिकन है वो अच्छे से घुल मिल जाए सारी चीज़ों के साथ और इसका टेक्सचर हल्का सा मॉइस्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद इसको आपने जब अच्छे से मिला लिया है, तब इसमें जो हमने कैबेज कट करके रखी थी वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में 3 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद हिस्सा चॉप करके ऐड कर दीजिए और थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कर दीजिए। अब ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। आप देख सकते हो हमारी ग्योज़ा की फिलिंग रेडी हो गई है। तो हमारी ग्योज़ा की फिलिंग यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। सिंपल प्रोसेस है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर चेंज की हैं। अब नापा कैबेज का मैंने आपको बता दिया। नापा कैबेज यूजुअली ऐड की जाती है, इंडिया में मिल जाती है बट आसानी से नहीं मिलती है, इसलिए नॉर्मल कैबेज यूज़ किए। नापा कैबेज अगर मिल जाए तो इसकी जगह पर वो यूज़ कर दीजिए। अब गार्लिक यूजुअली डायरेक्टली नहीं ऐड किया जाता है, उसके बदले गार्लिक शाइव्स यानी कि जो हरा लहसुन होता है, आपने देखा होगा स्प्रिंग अनियंस जैसे दिखता है, उसके जो पत्ते हैं वो खूब सारे चॉप करके इसमें ऐड किए जाते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं बना रहा था इसे अपने किचन में, मुझे गार्लिक शाइव्स नहीं मिले, इसके लिए मैंने लहसुन इसमें ऐड किया है और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड किए हैं। यूजुअली ये दोनों इंग्रेडिएंट्स की जगह पर सिर्फ गार्लिक शाइव्स यानी कि हरा जो लहसुन होता है उसके पत्ते चॉप करके ऐड किए जाते हैं। और एक चीज़, सोया सॉस भी कभी कभी ऐड की जाती है, कभी नहीं ऐड की जाती है। मैंने ऐड की है क्योंकि मैंने इसमें MSG नहीं डाला है, तो थोड़ी सी सोया सॉस डाल दी है। यूजुअली इसके अंदर MSG यानी कि अजीनोमोटो ऐड किया जाता है। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो 1/4 टीस्पून से ½ टीस्पून जितना इसमें MSG ऐड कर सकते हो। बाकी एक मेन चीज़ है, सेसमे ऑयल डालना मत भूलिए, उससे वो एक नटी फ्लेवर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई कई जगहों पर जापान में इसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है, कई ज़्यादा इसमें सेसमे ऑयल ऐड किया जाता है। बस ये सिंपल सी फिलिंग है, ये आप बना लीजिए इसको इस तरीके से। तब तक हमारी जो डो है वो भी अभी रेस्ट हो चुका है, फिलिंग रेडी है। अभी डो को हम बेल कर इसके रैपर्स कट कर लेंगे और उसके बाद इसका शेपिंग का प्रोसेस देखेंगे। वो प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। आटा यहाँ पर हमारा रेस्ट हो गया है, प्लास्टिक रैप निकाल दीजिए। अब इसे मैं क्वार्टर्स में कट कर रहा हूँ, यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक हिस्सा ले लीजिए, इसका एक पेड़ा बना लीजिए। अब इसको आपको कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर जो होता है उससे आपको कोट कर लेना है। कोट करके इसको भी आपको बेलना शुरू करना है। कॉर्न स्टार्च इसलिए यूज़ करें, उसमें ग्लूटेन नहीं होता है, सिर्फ स्टार्च होता है, तो आसानी हो जाती है बेलने में और आपका डो का जो टेक्सचर है वो चेंज नहीं होता है। इसको अच्छे से बेलना है जब तक कि ये एकदम पतला हो जाए। शेप का आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आखिर में हमें इसे कटर से कट करना है। जापान में छोटी छोटे आटे की लोइयाँ बनाते हैं और सिंगल सिंगल रैपर जो हैं वो बेले जाते हैं, बट यहाँ पर हम एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि घर पे ये प्रोसेस करना ज़्यादा आसान है। एक बार आपने इसको एकदम पतले तरीके से एकदम बेल लिया है, आप देख सकते हो कितना पतला ये है। आपको एक कटर ले लेना है, राउंड कटर, कोई कटोरी भी ले सकते हैं, और इसको इस तरीके से आपको काट लेना है ताकि आपके सेम साइज़ के 2 रैपर्स यहाँ पर रेडी हो जाएं। बीच बीच में आपको जब भी लगे इस पर कॉर्न स्टार्च और छिड़क सकते हो। एक साथ इसको कलेक्ट कर लीजिए, कॉर्न स्टार्च लगा होगा तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और ये आप देख सकते हो कैसे मैंने यहाँ पर हमारे ग्योज़ा के रैपर बना लिए। सेम तरीके से बाकी के आटे को भी बेल कर कट करके रैपर बना लिए। रैपर जैसे ही आपके बन जाएंगे कपड़े से ढक दीजिए कि ये ड्राई नहीं हो, और सेम तरीके से बाकी के भी रैपर्स आपको बना लेने हैं। ये आप देख सकते हो मैंने सारे रैपर्स को एक साथ बना लिया और यहाँ पर साइड पर रख दिया इसको ढककर। तो हमारे ग्योज़ा के रैपर रेडी हो गए हैं। इन ग्योज़ा को ना जब ये यूएस में बनाया जाता है, अमेरिका में बनाया जाता है, इनको पॉच स्टिकर्स कहते हैं क्योंकि एक्चुअली बर्तन के अंदर इसको स्टिकर जैसे चिपका देते हैं, इसलिए पॉच स्टिकर कहा जाता है। और ये पॉच स्टिकर रैपर्स रेडी भी मार्केट में मिल जाते हैं, कई जगहों पर इंडिया में भी मिल जाते हैं। अगर आपको मिल जाएं तो ये प्रोसेस आपका जो है वो अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्टली आपको ये रैपर्स बाहर से मार्केट में ही मिल जाएंगे। आज मैंने तो आपको बता दिया कैसे बनाने। अब मैंने तो बेल कर बनाए, कभी कभी जब मैं खुद अपने किचन में बना रहा होता हूँ तो इन्हें क्या करता हूँ, वो पास्ता मेकिंग का जो डो शीटर होता है, जो मशीन होती है, उसके अंदर आटा डालकर एक ही साथ इसको पतला कर लेता हूँ और फिर कट कर लेता हूँ। वो प्रोसेस और आसान हो जाता है। बट ऐसे भी आप बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बना सकते हो। लगभग 10-15 मिनट लगेंगे और आपके ये जो ग्योज़ा के रैपर है वो रेडी हो जाएंगे। तो अभी ये रैपर हमारे रेडी हो गए हैं। लगभग 35-40 रैपर्स आसानी से बन जाते हैं, यानी कि आपके 35 to 40 ग्योज़ास बन जाएंगे इस रेसिपी से। यूजुअली इतनी क्वांटिटी बना लेता हूँ क्योंकि एक टाइम पे 15-20 तो फैमिली में खा ही लेते हैं, बाकी के जो बचते हैं उनको फ्रीज़ कर देता हूँ बाद में यूज़ करने के लिए। वो प्रोसेस भी कैसे करना है, इसको प्रिजर्व करने का, स्टोर करने का आगे के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बता दूंगा। अब रैपर हमारे तैयार हो गए, फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, इसको शेप कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एक रैपर को आपको ले लेना है। अब आपको करना क्या है कि थोड़ी सी फिलिंग लेनी है, फिलिंग लेकर बीचों बीच इस तरीके से इसमें ऐड कर देनी है। अब जो एज है, एज के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देना है कि आसानी से आपको सील कर पाएँ। इसे अभी ऐसे सेमी सर्कल शेप में फोल्ड करना है। फोल्ड करके ये आप देख सकते हो मैं कैसे इसको अपनी उंगलियां यूज़ करके ऐसे साइड से पिंच कर रहा हूँ। पिंच करने के बाद आपकी ये इंडेक्स फिंगर से ऐसे दबाइए और ऐसे एक फोल्ड क्रिएट कीजिए। फोल्ड क्रिएट करके ऐसे दबा दीजिए और ये प्रोसेस को आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो फोल्ड किया, पिंच किया, फोल्ड किया, पिंच किया, ऐसे आगे बढ़िए और एक क्रिसेंट शेप का आपका ग्योज़ा तैयार हो जाएगा। जैसे मोमो शेप करते हैं उसी तरीके से इसको शेप करना है। और एक शेप करके दिखा देता हूँ आपको। रैपर लिया, फिलिंग ऐड की, एज पे पानी लगाया, थोड़ा सा इसको फोल्ड किया, साइड से पिंच किया। अब इसको इस तरीके से आपको दबाना है, फोल्ड, पिंच, आगे बढ़ो, वापस फोल्ड करो, पिंच करो और ऐसे आगे बढ़ते जाओ। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से आसानी से आप ग्योज़ा शेप कर पाओगे। और ये आप देख सकते हो मैंने ग्योज़ा सारे शेप करके रख दिए हैं और यहाँ पर ये अभी कुक करने के लिए तैयार हो गए। तो ग्योज़ा की आपने शेपिंग देखी कैसे की है, जैसे मोमो शेप करते हैं उसी तरीके से इसको शेप किया है। ऐसे क्रिसेंट शेप में इसको मैंने आकार दिया है। अब आपको ये थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर करने में, जैसे मुझे भी पहले बहुत दिक्कत आती थी, अभी प्रैक्टिस कर करके ये आसान हो गया करने को। अभी तो बिना देखे भी मैं इसको शेप कर सकता हूँ, बट वो प्रैक्टिस से होता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको।
अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो इसमें सिंपलर शेप्स भी बना सकते हो। वो सिंपल जो शेप्स हैं मैंने अपने मोमो वाले वीडियो में बताए हुए हैं, तो नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाकर शेपिंग देख लेना, एकदम आसान वाली। उस तरीके से भी शेप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपको एकदम सेम आएंगे। ट्रेडिशनली यूजुअली क्रिसेंट शेप होता है, जापान में भी कई जगह पर थोड़े थोड़े अलग मेथड से इसे शेप किया जाता है। तो एक शेप करके एक बार आपने सारे जो हमारे डम्पलिंग्स हैं वो रेडी कर लिए हैं, उसके बाद इसे भी हमें पकाना है। पकाने से पहले अभी कई लोग कमेंट्स में पूछने वाले हैं, तो पहले ही बता देता हूँ कि आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हो। आपको करना ही है कि एक एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल दो या ट्रे में डाल के ऊपर रैपर लगा दो और इसको फ्रीज़र में डाल दो। फ्रीज़र में डालकर ये जब एकदम फ्रोज़न हो जाएंगे, इसको कई दिनों तक, 1-2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक भी स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होते। बाहर निकाल के सेम प्रोसेस जैसे हम पकाएंगे वैसे ही पकाना है, खाली थोड़ा सा कुकिंग का जो टाइम है वो हल्का सा बढ़ जाएगा क्योंकि आपके जो ग्योज़ाज हैं वो फ्रोज़न होंगे। ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ फ्रीज़ कर लिए थे पहले वाले बैच से, ये फ्रोज़न होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखते हैं और इनको भी डायरेक्टली यहाँ से आप कुक भी कर सकते हो। अब हमारा तो प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसे अभी पकाना है। ये पकाने वाला जो प्रोसेस है इसे बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग तरीके से ग्योज़ा को पकाया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। एक पैन ले लीजिए और उसको हल्का सा आपको गर्म कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कीजिए। तेल ऐड करने के बाद आपको इस तरीके से ग्योज़ा को ऐसे एक के बाद एक लाइन में, एक ऐसे रो में आपको रख देना है। तो मैंने ऐसे 2 लाइन एक साथ बना लिए, 4 से 5 ग्योज़ा एक साथ रख सकते हो। अब इसे आपको मीडियम फ्लेम पर नीचे से ये क्रिस्प हो जाए तब तक पका लेना है। एक बार ये इस तरीके से नीचे से पक जाएं, क्रिस्प हो जाएं, हल्के से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं, इस स्टेज पर एक बोल में 1 टीस्पून मैदा लीजिए, 1/4 कप पानी ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स करके एक घोल तैयार कर लीजिए। फ्लेम को एकदम हाई पे कर दीजिए और इस स्लरी को इसमें ऐड कर दीजिए। एकदम से ये बबल होना शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर इमीडिएटली ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर इनिशियली हाई फ्लेम पर आपको 1-1.5 मिनट के लिए इसको पकाना है। उसके बाद फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर एकदम आराम से इसको पकाइए ताकि जो स्टीम है उससे हमारे डम्पलिंग्स जो है, जो ग्योज़ा हैं, वो अच्छे से पक जाएं और पानी जब तक पूरा एवेपोरेट हो जाए, नीचे का जो लेयर है वो अच्छे से क्रिस्प हो जाए, तब तक इसको इसी तरीके से पकाना है। लगभग 6 से 7 मिनट लग जाएंगे इसे अच्छे से पकने में। एक बार 6 से 7 मिनट हो जाए तो ढक्कन निकाल कर आपको चेक कर लेना है। या आप देख सकते हो पानी पूरा एवेपोरेट हो चुका है, नीचे की जो लेयर है वो एकदम बढ़िया तरीके से बन गई है। इसको थोड़ा सा आगे आपको फर्दर कुक करना है जब तक कि हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए ये लेयर, तब तक इसको पका लेना है। लगभग 1-1.5-2 मिनट और लग जाएंगे। ये आप देख सकते हो अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन ये लेयर हो गया है। इससे हल्का सा छुड़ा लीजिए इस तरीके से। इसको भी पलटी करने के लिए डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, मैं इसे प्लेट रख देता हूँ। केयरफुली इसको फ्लिप कर लेना है। फ्लिप करके ये आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल ऊपर क्रस्ट आई है, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन रंग की। ये क्रस्ट की मैं बात कर रहा था, ये जो लेयर है एकदम क्रिस्प होता है। इसे अभी प्लेट करने के लिए आपको साइड पे रखकर इसको कट कर लेना है। तो मैं तो सिज़र यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से कट कर लीजिए कि आप इसको जैसे भी सर्व करना चाहते कर सकते हो। डायरेक्टली भी ऐसे सर्व कर सकते हो। एक सिंगल रो इसको मैं सर्व करने वाला हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो ऊपर से पूरे स्टीम्ड मोमोज हैं और नीचे से ये एकदम परफेक्टली क्रिस्प लेयर आ गई है और एकदम परफेक्ट हमारे जापानीज़ ग्योज़ा रेडी हो गए। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है इसे कुक करने का। अब जापान में जब बनाते हैं उनको आदत हो जाती है तो वो लोग पैन के ऊपर ही इसको कट कर देते हैं और सीधा सीधा एक रो निकाल कर सर्व करते जाते हैं। अब हम घर पे ये पहली बार या दूसरी बार बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसके लिए मैंने आपको ऐसे पलटी करने वाला मेथड और सिज़र वाला मेथड बता दिया है और आप इसको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हो। इसमें यूजुअली डिपिंग सॉसेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट सोया सॉस और ब्लैक विनेगर मिक्स कर लेते हैं। कभी कभी थोड़ा सेसमे या सेसमे ऑयल डाल देते हैं। अगर किसी को स्पाइसी कुछ खाना है तो सिराचा या थोड़ी सी हॉट सॉस या कोई चिली ऑयल ले सकते हैं। मैं वहाँ पर जाता था तो कुछ मीसो के डिप्स बने होते थे, वो सर्व कर दिए जाते थे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के साथ खा सकते हो, बट बाय इट सेल्फ भी बहुत ये डिलिशियस लगता है और ऐसे ही खा सकते हो। मैंने आज क्या किया था, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ी चिली ऑयल मिलाकर रख दिया था। मैं आज उसके साथ सर्व कर रहा हूँ। अभी हमारे ग्योज़ा जो है रेडी हो गए हैं, इसको भी प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल।
तो बहुत ही इनक्रेडिबल ये ग्योज़ा बने हैं और अंदर से इतने जूसी बने हैं, एकदम मज़ा आ जाता है इसे खाने में। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मुझे आज बहुत मज़ा आया कि मेरे एक ट्रैवल से एक रेसिपी मैंने वहाँ पर सीखी और आज सभी के साथ मैंने आप सबके साथ इसे शेयर किया। तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.